हेलो स्टूडेंट्स, डीबीएस के इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का भूगोल का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संसाधन हम किसको कहते हैं, आज चीज़ों का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप संसाधन देख लीजिए। संसाधन हम किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा है पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयुक्त हो तथा प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध हो। लिख देते हैं, देख लीजिए। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयुक्त हो तथा प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध हो। देख लीजिए, कह रहा है पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु हो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयुक्त हो तथा प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध हो, संसाधन कहलाता है। एक शब्द आया है प्रौद्योगिकी, इसको कहते किसको हैं हम? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए आपके जैसे पर्वत हो गए, जल हो गया और आपकी भूमि हो गई, वन हो गए, आज ये आपके क्या हैं, संसाधन में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु हैं। ठीक है, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? जब तक प्रौद्योगिकी नहीं रहेगी तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि बनाने का तरीका, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अभी हम किसी जंगल से लकड़ी काट के लेकर आएँ, ठीक है, और उसको हमें चेयर बनाना हो। ठीक है, अगर हमको चेयर बनाने नहीं आता है, अर्थात प्रौद्योगिकी नहीं है, तो फिर वो बेकार है हमारे लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके किचन में सब कुछ रखा हो, सारे सामान रखे हों, लेकिन अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो फिर क्या वो हमारे लिए संसाधन है? नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रौद्योगिकी का होना अति आवश्यक है। ठीक है, आया समझ में? और मानव स्वयं एक संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन का हिस्सा है। ठीक है, जो प्रत्येक वस्तु को संसाधन के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। ठीक है ना, प्रौद्योगिकी के द्वारा। आई बात समझ में? अब देखते हैं संसाधन के प्रकार, इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। ठीक है, संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। संसाधन के प्रकार में संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, 1, 2, 3, 4। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 है, पहले देख लीजिए, नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 है स्वामित्व के आधार पर या समाप्यता के आधार पर। नंबर 2 समाप्यता के आधार पर। नंबर 3 है स्वामित्व के आधार पर। और नंबर 4 है विकास के आधार पर। ठीक है, संसाधन के प्रकार में नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 समाप्यता के आधार पर, नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर, नंबर 4 विकास के आधार पर। अब हम इसको देखेंगे नंबर 1 को, उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या है, फिर एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैव और नंबर 2 अजैव। ठीक है, नंबर 1 जैव संसाधन। जैव संसाधन का कहने का तात्पर्य है इसमें जीवन व्याप्त होता है, अर्थात ये सजीव होते हैं वह संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होता है और वे सजीव होते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। ठीक है, जैसे वन, प्राणी जात, और हो जाएगा आपका पशुधन। ठीक है, आदि आपके हो जाएंगे जैव संसाधन, इसमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, और नंबर 2 आपका हो जाएगा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव का मतलब जिसमें जीवन ना हो। ठीक है ना, अर्थात इसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है और ये निर्जीव होते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा और धातुएं हो जाएंगी। ठीक है ना, आदि आपका क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। आपको कन्फर्म है, पूरा कन्फर्म हो गया होगा। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जिसमें जीवन व्याप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन, और जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। नंबर 2 आपका आ जाएगा, अभी बताए थे नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 क्या था? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है नवीकरण, नवीकरण संसाधन, और नंबर 2 होता है अनवीकरण। ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 अनवीकरण योग्य संसाधन। कहने का मतलब, समाप्यता का मतलब ये है कि कुछ तो समाप्त हो जाएंगे, उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे, और जो कुछ ऐसे संसाधन है जो समाप्त तो हो रहे हैं लेकिन उनको बनने में हम चाहे जब बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे नवीकरण में आपका हो जाएगा ऐसे संसाधन जो समाप्त होने पर भी हम उसको दोबारा बना सकते हैं। ठीक है ना, अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा उसको हम बना सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन। जैसे आपका हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। बाय द वे मान लीजिए सौर ऊर्जा कहीं आप लगाए हैं, ठीक है ना, वो किसी प्रकार से समाप्त हो जाता है, पुनः हम उसको प्राप्त कर सकते हैं सूर्य की रोशनी से। पवन ऊर्जा, आप कहीं भी पवन ऊर्जा लगाए हैं, बाय द वे कहीं से वह समाप्त हो जाता है, उसको हम हवाएं लगातार चलती रहती हैं, ठीक है ना, चाहे जब बना सकते हैं। जल ऊर्जा में, जल ऊर्जा लगातार नदी बह रही है, ठीक है ना, उससे हम जल ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। और अनवीकरण योग्य संसाधन में आपका आ जाएगा जैसे धातुएं या फिर जीवाश्म, जीवाश्म हो गया, ईंधन, और देख लीजिए, मान लीजिए अनवीकरण योग्य संसाधन, इसमें ईंधन में आपका आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम आदि सब कुछ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल है, पेट्रोल से कोई भी चीज़ चला रहे हैं, ठीक ना, अगर पेट्रोल आपका समाप्त हो जाता है, क्या आप उसको बना सकते हैं? अगर वो समाप्त हो गया, बाय द वे मान लीजिए जहाँ से निकाला जा रहा है कोयला है, अगर कहीं से आप निकाल रहे हैं और बाय द वे वो समाप्त हो गया, क्या ये समाप्त होगा कि नहीं होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि वह समाप्त हो जाएगा, और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अनवीकरण योग्य संसाधन। और नवीकरण योग्य संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा है। और अनवीकरण में जीवाश्म ईंधन जो हमें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अगला आपका है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका हो गया व्यक्तिगत, नंबर 2 आपका हो गया राष्ट्रीय, और नंबर 3 आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन सबको पता है, जो किसी एक व्यक्ति का हो, जैसे आपका घर हो गया, खेत हो गया और बाग हो गया आदि। ठीक है ना। यह व्यक्तिगत संसाधन है, यह किसी एक व्यक्ति का संसाधन है। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन में जैसे आपका रेल मार्ग हो गया, सड़क, नहर आदि। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन है रेल मार्ग, सड़क, नहर, कोई वन। ठीक है। और व्यक्तिगत में घर, खेत, बाग। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? अगर हम वो पढ़ाए होंगे जियोग्राफी में, भारत का मैप बताए होंगे, तो उसमें शायद हम बताएं कि नहीं बताएं हैं, यहाँ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका दक्षिणी भाग है आपका भारत का। ठीक है। यहाँ आपका एक समुद्र है। ठीक है ना। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, हिंद महासागर, अरब सागर है। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ आपकी तट रेखा है। ठीक है। तट रेखा से 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक तो अपना अधिकार रहता है किसी भी देश का। उसके तट रेखा से लेकर 200 समुद्री मील तक उस देश का अधिकार रहता है। लेकिन 200 समुद्री मील के बाद वहाँ पर किसी देश का अधिकार नहीं रह जाता है। वहाँ पर किसका अधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात पूरे विश्व का वहाँ पर जो भी रहेगा वहाँ पर उसका अधिकार रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 200 समुद्री मील के बाद वह कौन सा भी संसाधन आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आ जाता है। ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए 200 समुद्री मील के बाद, समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। तो आपका हो गया स्वामित्व के आधार पर 3, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मिटाते हैं। अगला देखिए। अगला आपका है विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन? विकसित या विकास, या विकास के आधार पर। संसाधन के प्रकार में नंबर 4 है विकास के आधार पर। ठीक है। विकास के आधार पर भी संसाधन कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा संभावी संसाधन। संभावी संसाधन कहने का मतलब संभावी संसाधन में जैसे मान लीजिए आपके राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, वहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। ठीक ना। गुजरात में, राजस्थान में सौर ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन प्रौद्योगिकी की कमी के कारण, अर्थात हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है कि हम उसका उपयोग सही ढंग से कर लें। ठीक ना। हो तो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ठीक ना। तो ये संभावी संसाधन में आ जाएंगे आपका राजस्थान और गुजरात। वहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन प्रौद्योगिकी की कमी के कारण उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और नंबर 2 आपका हो जाएगा विकसित संसाधन। कौन सा? विकसित संसाधन।
विकसित संसाधन में आपका, जैसे मान लीजिए कहीं पर कई टन कोयला निकाल कर रखा हुआ या उसके अंदर है, ठीक ना, उसका तो विकास हो चुका है कि हाँ इतना टन कोयला यहाँ पर है, इतना लीटर पेट्रोलियम यहाँ पर है, ठीक ना, आने वाले समय में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक ना, अर्थात उसको ढूंढ लिया गया, उसका विकास हो गया है, ठीक ना, और आने वाले समय में इतने दिनों तक या इसका हमारे देश का विकास कर सकता है, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे, विकसित संसाधन में आ जाएंगे। और नंबर 3 पर है भंडार। कौन सा? भंडार। इसमें आपका आ जाएगा, जैसे आपके यहाँ जल का भंडार बहुत अधिक है, जल सबको पता है कि 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा भूमि है, ठीक है ना। तो जल का भंडारण आपके यहाँ बहुत है, लेकिन उसमें 2 गैस भी होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक ना। अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी बहुत अधिक होती तो हम हाइड्रोजन गैस को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और अलग करने के बाद उससे हम अपनी बाइक चला सकते हैं, है ना, कार चला सकते हैं, या उसको कारखानों में हम यूज कर सकते थे, अर्थात ऊर्जा के रूप में उसको हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जल का भंडार अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी बहुत अधिक होती या टेक्नोलॉजी बहुत अधिक होती तो हम हाइड्रोजन गैस को वहाँ से अलग कर लेते हैं और उसका अपने ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लेते हैं, ठीक ना। और नंबर 4 पर है संचित कोष या संचित कोष। यह भी भंडार का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। जैसे नदियों पर हम बांध बना लेते हैं, ठीक है ना, बांध बनाने के बाद हम उससे बिजली उत्पन्न करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि हमारी प्रौद्योगिकी बहुत कम है, अर्थात टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण नदी का पानी बह जा रहा, बांध बना हुआ है, ठीक ना, उसका उपयोग हम सिंचाई के रूप में कर रहे हैं, परंतु कहीं कहीं पर उससे बिजली उत्पन्न हो रही है। अगर हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी बहुत अधिक होती तो हमें कोयले से बिजली उत्पन्न ना करनी पड़ती, ठीक ना। तो यह भी भंडार का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और संचित कोष अर्थात पानी को हमने इकट्ठा कर लिया है, ठीक ना, आने वाले में जब हमारी प्रौद्योगिकी अधिक हो जाएगी, टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी, तब उससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया संसाधन का, इतने प्रकार थे। बाकी अभी जो कुछ बचा है अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना।